वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज मनीष राज और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। मैटर यह नहीं करता कि हमारे पास नॉलेज कितना है, मैटर यह करता है कि हमारे पास नॉलेज जो भी है हम इसका कैसे और कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे प्रेजेंट सिचुएशन के ऊपर, जब हमारी कमाई हो रही होती है बिजनेस या फिर जॉब के रूप में, और ये जॉब हमें गवर्नमेंट जॉब मिला हो या प्राइवेट जॉब। इसी कंफर्ट जोन में रहते हुए हमें आगे फ्यूचर की तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जो हमें डेवलपमेंट जोन की तरफ लेकर चला जाता है। और अगर हम आगे फ्यूचर की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, तो हमारे लिए अनफेवरेबल कंडीशन सामने आकर खड़ा हो जाता है, जो हमें थ्रेड जोन में लेकर चले जाता है। इस थ्रेड जोन को भी मैं बहुत पॉजिटिवली लेता हूँ, क्योंकि ये थ्रेड जोन हमारे पास है, हमें कुछ ना कुछ लर्निंग्स देकर ही जाता है। आखिर हम बात किस मैटर पर कर रहे हैं? फाइनेंशियल एस्पेक्ट। ये फाइनेंशियल एस्पेक्ट हमारा है क्या? फाइनेंशियल बर्डन। हम जहाँ कहीं पे भी काम कर रहे होते हैं, चाहे वह हमारा बिजनेस हो या जॉब, जब उसका परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं थोड़ा सा अनहेल्दी होता है, तो हमें फाइनेंशियल बर्डन का सामना करना पड़ता है बिकॉज ऑफ द अनफेवरेबल कंडीशन। रिसेंटली हमने देखा है कोरोना पेंडेमिक। बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर कि फ्लड आ जाया करता है, बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर सूखा पड़ता है, लोग अपने गले में फांसी लगा के मर रहे होते हैं बिकॉज ऑफ दिस फाइनेंशियल बर्डन। बिकॉज ऑफ द अनफेवरेबल कंडीशन क्राइसिस हो जाता है, बिजनेस का फेल्योर हो जाना होता है, हमारा जॉब चला जाता है जहाँ पे हम काम कर रहे होते हैं और टाइम हमें सपोर्ट नहीं देता है, क्योंकि हम लोगों ने अपने आप को बांध के रखा है सिर्फ एक ही जोन पर, और उसका नाम है कंफर्ट जोन। ऐसी स्थिति में हम हेल्पलेस फील करते हैं, हम अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं, हम अपने आप से कंप्रोमाइज़ कर बैठते हैं और हमारा सपना हमसे दूर होता चला जाता है। हमने जो सपना संजो के रखा रहता है अपने अर्ली स्टेज में, वह प्रैक्टिकल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा होता है। करते क्या हैं फिर? बड़े लोगों के कारों को देखते हैं कि कौन बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज और ऑडी रेंज रोवर में चल रहा होता है, उसके बंगलों को देखते हैं, उसकी लाइफ स्टाइल को देखते हैं। हम भी चाहते हैं कि ऐसी ही लाइफ स्टाइल को जिएं बड़े लोगों की तरह, और खुद को वैसे ड्रेस्ड अप करके ऐसे जीन्स पहनते हैं जो घुटनों के पास से फटा होता है, और उसे पहन के हम चौपाटी पर खड़े हो जाते हैं लोगों को दिखाने के लिए। सारे लड़के लड़कियां तो यही काम कर रहे होते हैं, खुद को इतने अच्छे तरीके से ड्रेस्ड अप करके आते हैं चौपाटी पे। गौर फरमाने वाली बात है, सब दिखाने के लिए ही अगर आ रहे हैं तो देख कौन रहा है? समझने वाली बात है। साफ सा मतलब है कि हम अपने आप को सैचुरेट कर रहे होते हैं, हम खुद को ही अपने आप को दिखा रहे होते हैं, मैं किसी से कम नहीं हूँ। खुद को कंप्रोमाइज कर रहे होते हैं, अपनी फैमिली को कंप्रोमाइज कर रहे होते हैं, अपने बच्चों को कंप्रोमाइज कर रहे होते हैं, और फिर अपने बच्चों से बोलते हैं क्या पता है, बेटा चिंता मत करो, अपना भी दिन आएगा। जानना चाहता हूँ, लेकिन कब? आखिर वो कौन सा पैमाना है जिससे हम अपने आप को समझ सकें कि हमारे दिन भी अच्छे हो गए? तो डियर फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ एक ऐसा कॉन्क्रीट प्लान जो मैंने कुछ थोड़ा बहुत सीखा है, एक्सपीरियंस किया है इस फाइनेंशियल बर्डन से बाहर निकलने के लिए। मेरा ऐसा मानना है कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, सबके अंदर एक यूनिक एक्सपर्टाइज है जिसे कि डेवलप करने की जरूरत है, एक्सप्लोर करने की जरूरत है इन ए वेरी प्रोफेशनल वे में। तो हमें बिग नहीं, बिगेस्ट जंप मिलता है, और इसके लिए हमें 3 पॉइंट्स के ऊपर बहुत ही माइन्यूटली ध्यान देने की ज़रूरत है। फर्स्ट की टाइम, कि हम कहाँ इसे स्पेंड करते हैं। मोबाइल में पॉर्न वीडियो देख रहे होते हैं, या गेमिंग मोबाइल गेम खेल रहे होते हैं, या फिर उसके बाद 7th या 10th क्लास के उस बच्चे की तरह जो अपना एजुकेशनल मटेरियल को ले रहा होता है। टाइम का उसने भी यूज़ किया और हमने भी यूज़ किया। डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि हम कितना प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव वर्क कर रहे हैं, टाइम का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। सिमिलरली सेकेंड पॉइंट, नॉलेज, कि हम क्या सीखते हैं। प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव में डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है। हम अपनी लाइफ को सिक्योर करना सीख रहे होते हैं, या बस मस्ती ही करने के लिए अब सीख रहे होते हैं। थर्ड पॉइंट मैं कह सकता हूँ हेल्थ, कि हम इसका ख्याल कैसे रखते हैं। कल के दिन में हम बड़े आदमी बन जाए और हमारी स्थिति वैसी ना हो, हम बेड पर पड़े, तो ऐसे वेल्दी पर्सन बनने का क्या मतलब? इसीलिए जब हम इन तीनों पॉइंट्स, टाइम, नॉलेज और हेल्थ को जब मिला देते हैं, तो वही हमारा बनता है स्किल, और यही स्किल रियल वेल्थ हमें
देता है एक समय में। चलो इसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या हम खोते हैं और क्या पाते हैं अगर हम कहीं से कुछ पैसे उधार लेते हैं या कहीं कुछ पैसे देते हैं? तो हम अगर कहीं से कुछ पैसे उधार लेते हैं तो उसे हम लोन के रूप में बोल सकते हैं, जो हम बैंक या बैंक जैसे संस्थानों से लेते हैं। और यह लोन हम या तो स्टूडेंट लोन, कार लोन, होम लोन, बाइक लोन, गोल्ड लोन या फिर पर्सनल लोन के रूप में लिया करते हैं, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअल 7.25% से 15.5% तक ऑन एन एवरेज होता है। इट में भी प्लस माइनस 1%। मान के चलो मैं प्लान करता हूँ एक कार का, तो कार लोन लेने के लिए मुझे 9.5% का इंटरेस्ट एनुअली देना पड़ेगा। लेकिन अगर यही पैसा मैं बैंक या बैंक जैसे संस्थानों को दूं तो क्या वह मुझे इतना ही इंटरेस्ट रिटर्न देगा? तो हम अगर बैंक या बैंक जैसे संस्थानों को अगर पैसा देते हैं तो वो या तो सेविंग अकाउंट, बॉन्ड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, गोल्ड, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट के रूप में हुआ करता है, जिसका एनुअल रिटर्न हमें 2% से स्टार्ट होके 7.5% रिटर्न मिलता है। गौर फरमाने वाली बात है कि अगर हम बैंक से या बैंक जैसे संस्थानों से पैसा ले रहे थे तो वह 7.25 से 15.5% तक का इंटरेस्ट हमसे चार्ज कर रहा था। वही अगर अपने पैसे को बैंक या बैंक जैसे संस्थानों पे देते हैं तो वो 2% से 7.5% तक हमें रिटर्न एनुअली देता है। क्यों? उनका पैसा पैसा है, हमारा पैसे में वैल्यू नहीं है क्या? तो यहाँ पे हमें ध्यान देने वाली बात है कि जब वो स्टार्ट कर रहे थे 7.25% से, तो इसका मतलब हमें भी ऐसा ही कुछ रिटर्न प्लान करना पड़ेगा जिसमें 7.25, 7.5, 8% या 9%, 10%, 12%, 15% के आसपास मिल सके, तभी तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ डेवलप करेगी। मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताने की कोशिश की थी कि हमारा ऑन एन एवरेज एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन कितना है, और वह मैंने आपको बताया था 8%। तो डेफिनेटली क्वालिटी ऑफ लाइफ को डेवलप करने के लिए हमें एनुअल रिटर्न मोर देन 8% का चाहिए ही होगा। तो इसके लिए ऐसी कौन सी जगह है जहां पर कि हम अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो वो नाम हो सकते हैं नेशनल पेंशन स्कीम, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एसआईपी, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट या स्टॉक एक्सचेंज, जहां हमें 8% से 15% के बीच में ऑन एन एवरेज ईयरली रिटर्न मिल सकता है। खैर, कोई बात नहीं। मैं यहाँ पर कहीं पे आप लोगों को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि आपको अपने पैसे कहाँ पर, कैसे, किस रूप में इन्वेस्ट करने चाहिए। मैं तो बस आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था कि हमें एनुअल रिटर्न कितना मिलना चाहिए। अगर मेरे से पूछो तो शायद मैं 15%, मोर देन 15% से भी ज़्यादा रिटर्न एनुअली गेन करना चाहूँगा। बाकी आपके ऊपर कि आप कितना करना चाहते हैं। अगर हम एक कॉमन पर्सन की बात करें तो उसकी एनुअल इनकम या मंथली इनकम कितनी हो सकती है? गवर्नमेंट को अगर देखें तो नॉर्मल बेसिक एक कॉमन पर्सन की सैलरी 17,000 के आसपास होती है, तो हम 20,000 रुपीज कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर हमारा इनकम 20,000 रुपीज पर मंथ है और हम किसी पर्सन से पूछते हैं कि एनुअल इंक्रीमेंट आप कितना एक्सपेक्टेशन रखते हैं, चाहे वो आप बिजनेस कर रहे हो या फिर जॉब, तो नॉर्मली लोगों के मुंह से 10% ही निकलता है। मैं अगर 5% ही कैलकुलेट करके चलूं तो 20,000 का 5% 1,000 होता है। यानी आज हम अगर 20,000 रुपये पर मंथ कमा रहे हैं तो अगले साल यह हमारी कमाई 21,000 हो जाएगी। और इसी टाइप से 5% का एनुअल इंक्रीमेंट अगर हमें मिलते रहा नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए, तो हमारा आज का 20,000 कन्वर्ट हो जाएगा 32,500 के आसपास। तो 20,000 से 32,500 में कन्वर्जन 1.5 गुना से ज्यादा, यानी 163% हुआ। तो ये तो इनकम है हमारा। हमारे ऊपर लाइबिलिटीज होने की वजह से हमारे इनकम का एक बहुत बड़ा पार्ट एक्सपेंस के रूप में हमारे हाथ से निकल जाता है। पूछो उन लोगों से जो 10,000 रुपये पर मंथ कमाते हैं और पूछो उनसे कि कितना बचा पाते हैं। शायद 1-2 हजार भी बचा ले तो बहुत बड़ी बात होती है। कुछ लोग तो ऐसे मिलते हैं जो बोलते हैं भाई मेरा तो
10 का 10,000 रुपया निकल जाता है, यानी उसका 100% एक्सपेंस हो जाता है। कुछ लोग तो ऐसे भी मिलते हैं जो बोलते हैं भाई हर एक महीना तो हमें तो कर्ज लेना पड़ जाता है 1-2 हज़ार रुपया, यानी उसका एक्सपेंस उसके अपने इनकम से ज्यादा यानी मोर देन 100% है। फिर भी मान लेते हैं कि ऐसे हम व्यक्ति हैं जो हम अपने इनकम के अनुरूप ही चलना पसंद करते हैं, तो कहीं न कहीं 70 टू 80% हमसे एक्सपेंस हो ही जाता होगा। 20% का ही हम सेविंग कर पाते हैं। तो अगर मैं 20,000 का 80% भी अगर एक्सपेंस के रूप में कंसिडरेशन करूँ तो 16,000 रुपया होता है, और रेट ऑफ इन्फ्लेशन महँगाई की वजह से यह आज का 16,000 हमारा अगले साल शायद 17,200 के आसपास में होगा। सैलरी बढ़ रही तो भाई हमारे एक्सपेंस भी तो बढ़ेंगे 8% से, और नेक्स्ट 10 ईयर्स में आज का 16,000 बढ़ के 34,000 हो जाएगा। गौर फरमाने वाली बात है कि 10 साल के बाद हमारा टोटल एक्सपेंस 34,500 के आसपास हो जाता है, जबकि इनकम 32,500 के आसपास होता है। यानी हमारा एक्सपेंस हमारे अपने इनकम से ज़्यादा होने लगता है। 10 साल के बाद एक ऐसी स्थिति आती है जहाँ पर कि हमारी एक्सपेंस हमारी इनकम से बढ़ जाती है। यानी एक ऐसी स्थिति जहाँ पर हमें या तो हमारे बिज़नेस को शिफ्ट करना होता है क्योंकि हमारी प्रॉफ़िटेबिलिटी उस लेवल पे नहीं होती है, या फिर हम जिस कंपनी में काम कर रहे होते हैं, वहाँ पे हम अपनी सैलरी को जस्टिफ़ाई नहीं कर पा रहे होते हैं। हम जब भी पूछते हैं तो बोलते हैं कि 3% मिलता है, जबकि यहाँ तो 5% में ही 10 साल में ऐसी स्थिति आती है। हम अगर आँख खोल के देखें, तो हर 3 साल, 2 साल, 4 साल में हम कंपनियों को चेंज कर रहे होते हैं, या 5 साल में हम एक बिज़नेस से दूसरे बिज़नेस की तरफ शिफ्ट हो रहे होते हैं। का मतलब ये होता है कि हमारा एनुअल इंक्रीमेंट जो इनकम में 5% हमने कंसीडर किया था, वह भी अभी ज़्यादा ही है। यानी हमको एनुअल इंक्रीमेंट हमारे इनकम में 5% से भी कम मिल रहा होगा। तभी तो ऐसी स्थिति आती है कि हम 3 से 4 साल, 5 साल के अंदर में अपनी कंपनी या अपने बिज़नेस को शिफ्ट कर रहे होते हैं। खैर, इस मैटर पे हम आगे भी बात कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि 16,000 रुपए 10 साल में बढ़ के 34,500 के आसपास हो जाता है, जो लगभग 216% यानी दोगुने के बराबर होता है। बाकी जो हमारे बचे पैसे होते हैं 4,000 रुपीज़, वह हमारी सेविंग होती है, और यही एवरी मंथ का सेविंग हमारे घर में कभी भी आने वाली विपत्तियों के लिए बहुत बड़ा हथियार होता है। घर में अगर मेडिकल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ जाए, हमारे बच्चों की स्कूल का फ़ी अगर देना हो, तो यही 4,000 रुपया जो हर महीने एक्यूमुलेट हुआ है, इसी का हम यूज़ करते हैं, क्योंकि एक्सपेंस तो ऑलरेडी हमारे हाथ से निकल चुका रहता है। तो ये 4,000 रुपये का भी अगर मैं बैंक में छोड़ देता हूँ पैसा, सेविंग अकाउंट में 2% रिटर्न हमें मिलने की वजह से, ये 10 साल में 4,000 रुपया शायद 4,800 के आसपास आएगा, और अगर ग्रोथ पार्ट देखें तो शायद 122% यानी सवा गुना के आसपास। बढ़ना किसे चाहिए? यहाँ पे इनकम हमारा 10 साल में बढ़ रहा है 163% से, एक्सपेंस बढ़ रहा है 216% से, और हमारी सेविंग बढ़ रही है 122% से। कभी ज़िंदगी हमारी आगे अच्छी हो सकती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ डेवलप कर सकती है, क्योंकि हमारी तो एक्सपेंस सबसे ज़्यादा बढ़ रही है, उसका ग्रोथ पार्ट सबसे ज़्यादा है। जबकि हमारी सेविंग का या हमारे इनकम का हमारे एक्सपेंस से ज़्यादा होना चाहिए ग्रोथ पार्ट। तो यहाँ पर पढ़े-लिखे लोग अपने इस सेविंग 4,000 को ऐसे जगह पर यूज़ करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो उसे ज़्यादा रिटर्न दे सके। तो वह शायद रेकरिंग डिपॉज़िट हो सकता है। तो 4,000 रुपीज़ 7% रेकरिंग डिपॉज़िट के रेट ऑफ रिटर्न के अनुसार हमें 10 साल में शायद 7,800 लगभग दोनों के बराबर यानी 197% हमें ग्रोथ देता है। अभी भी तो हमारे एक्सपेंस 216% से कम ही है। दिखने में तो ये वैल्यू दुगनी नज़र आती है। लेकिन अगर हम परसेंट में कैलकुलेट करते हैं तो 197%, जबकि एक्सपेंस का 10 साल के बाद ग्रोथ 216%। तो पढ़े लिखे लोग एक कदम और आगे बढ़ते हैं, तो वह अपने इस 4,000 रुपये को अगर एफडी में डिपॉजिट करते हैं, तो एफडी में नियर अबाउट 8% रेट ऑफ रिटर्न मिलने की वजह से 4,000 रुपया शायद 10 साल में 8,200 दुगुना हो गया, 206%। अच्छा लगता है कि हमारा पैसा दुगना हो गया। भाई आपका एक्सपेंस भी तो दुगना हो रहा है। तो हमें मिला क्या 10 साल के बाद?
दिखने में ये 4,000 रुपये दुगना नजर आता है, लेकिन जिसकी वैल्यू आज के 4,000 के बराबर होती है। तो इस कदर अगर हम सोचते हैं तो एफडी, जो हमारे पूर्वज से हमें यह बताया जाता है कि अगर पैसे को सिक्योर करना है, सिक्योर रखना है, तो एफडी करो। एफडी करने से हमारे इस 4,000 रुपये का यूज किसने किया? बैंक या बैंक जैसी संस्थान। रिटर्न में हमें क्या मिला? ठेंगा। ये 4,000 दिख रहा है 8,000 के रूप में, लेकिन उसकी वैल्यूएशन आज के लोग एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं, तो इस 4,000 को नए जमाने के अनुसार एसआईपी में वो अपना डिपॉजिट करना या इन्वेस्ट करना ज्यादा उचित समझते हैं। तो वो 4,000 रुपये 10 साल में बढ़ के 9,400 के आसपास में होता है, जो लगभग 237% का ग्रोथ देता है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा 216% उसके एक्सपेंस के ग्रोथ से ज्यादा है। क्या आप सेटिस्फाइड होंगे? नहीं ना। तो पढ़े लिखे लोग और एक कदम आगे बढ़ते हैं म्यूचुअल फंड की तरफ, जो 4,000 रुपये 10 साल में बढ़ के 10,300 के आसपास होता है, क्योंकि उसे एनुअल रिटर्न 10% का नॉर्मली मिला करता है। हम कोई भी इन्वेस्टमेंट जो करते हैं वो 1 साल, 2 साल या 3 साल के लिए नहीं, एटलीस्ट वो 5 से 10 साल के बीच का कैलकुलेशन करते हैं, तभी हमारे पैसे के वैल्यूएशन का पता चलता है कि हम कितना ज़्यादा कमा रहे हैं या कितने घाटे पर हम चल रहे हैं। तो ये तो बात हो गई पढ़े लिखे लोगों की। दुनिया में पढ़े लिखे लोगों की कमी नहीं, लेकिन समझदार लोग बहुत कम हैं। और समझदार लोग इन सभी जगहों में से कहीं पर पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हैं। वो पैसे इन्वेस्ट करते हैं आरई मीन्स रियल इस्टेट में, जो उसे 12% ईयरली रिटर्न देता है। तो उसका 4,000 रुपये 10 साल में बढ़ के तिगुने के रेट से 12,000 में कन्वर्ट होता है, यानी 311%। कैसा लगा? झटका लगा? लेकिन सोचने वाली बात है कि 4,000 रुपये में रियल एस्टेट का कौन सा चीज हमारे हाथ में मिलने वाला है? शायद कुछ भी नहीं। तो रियल एस्टेट में कौन इन्वेस्ट करेंगे? जिनके पास ज्यादा पैसा हो। और यही वजह है कि हम जिस कहावत को सुनते आ रहे हैं कि पैसे वाले अमीर लोग और अमीर होते चले जा रहे हैं, गरीब लोग और गरीब होते चले जा रहे हैं, शायद अब हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो हमारी लिमिटेशंस तो म्यूचुअल फंड और एसआईपी तक ही सीमित रह जाती है। एक और कॉलम ब्लैंक है, उसे भी देख लेते हैं, और उसका नाम है एसएम, और वहां पे 15% का एनुअल रिटर्न ऑन एन एवरेज मिला करता है। हाँ, सॉरी, एसएम मीन्स स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट। तो ये 4,000 रुपये 10 साल में 405% का ग्रोथ देता है, यानी 16,100 रुपये में लगभग कन्वर्ट होता है, यानी 4 गुना रिटर्न। अब बताओ कैसा लगा? 4,000 रुपये का 16,000 अगर 10 साल के बाद आपको पैसे मिले तो अच्छा लग रहा है ना? 4 गुना रिटर्न अगर किसी को मिले तो 4 गुना रिटर्न पाने के लिए हमें एनुअल ग्रोथ कितना चाहिए? 15%। मैं यहाँ पे आप लोगों को कोई भी किसी भी तरीके से प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि आपको अपने पैसे को किस जगह कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं तो बस आपको यहाँ पे परसेंटेज का खेल दिखाना चाहता हूँ कि एनुअल रिटर्न अगर हमें 15% या मोर देन 15% मिलता है, तो शायद हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छे तरीके से डेवलप करेगी, क्योंकि हमें ग्रोथ 4 गुना मिलता है 10 साल के बाद। मैं तो भाई इस टाइप के इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा यकीन रखना चाहूँगा, बाकी आपकी मर्जी। हाँ, कुछ लोग हैं जो शेयर मार्केट को जुए का अड्डा बोलते हैं। अगर यह जुए का अड्डा है तो रिजर्व बैंक का गवर्नर आज इसे गवर्न नहीं कर रहा होता। पूरा दुनिया आज के दिन में स्टॉक मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट है। आज हम बाजार का उतार और चढ़ाव इसी स्टॉक मार्केट के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। इसे समझने की कोशिश करते हैं इस ग्राफ से। शेयर मार्केट कहीं से तो स्टार्ट हुआ था और आज के दिन कुछ और जगह पे पहुंच चुका है। हाँ, कोरोना की वजह से वह एक आध दो जगह पे बहुत ज्यादा नीचे गिरा, लेकिन आज बहुत ऊपर चला गया। ये जिगजैग ऊपर नीचे होते रहता है, ठीक हमारे दिल की धड़कन के ईसीजी की तरह। ईसीजी में भी जिगजैग होते रहता है, और जिगजैग अगर ना हो, वो एक स्ट्रेट लाइन हो जाए, तो आप समझ सकते हैं कि क्या होता है। तो मार्केट भी अगर सीधा हो जाए तो क्या हो सकता है, वो आप भी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। जिगजैग होना यह तो एक नेचुरल प्रोसेस है, प्रकृति का नियम है। सुबह है तो शाम है, दिन है तो रात है, आज है तो कल है, सूर्योदय हुआ है तो सूर्यास्त भी होगा। तो जिगजैग होना बहुत जरूरी है, लेकिन इसका एक इंक्लाइंड वे में होना
इस चीज को हमें गौर फरमाना पड़ेगा। जिगजैग डिक्लाइन वे में नहीं होना है। अगर डिक्लाइन वे में किसी शेयर का स्टॉक जा रहा है तो वहां पे हमें कभी इन्वेस्ट नहीं करना है। खैर, ये तो शेयर मार्केट की बात हो गई। इस पे चाहूँ तो मैं बहुत बड़ा लंबा वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। मैं तो अभी किसी और कॉन्सेप्ट को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि हम अपनी लाइफ को बेटर कैसे बना सकते हैं। चलो इसको एक प्लानिंग करते हैं कि अगर मेरे घर का खर्च 10,000 रुपया है तो एक साल मीन्स 12 महीने के अनुसार 10 साल का खर्च अगर मैं निकालूं तो शायद एक साल में 1,20,000 तो 10 साल में 12 लाख रुपया होगा। और यह पैसा अगर हमारे पापा की तरफ से मुझे मिलता है कि बेटा ले 12 लाख रुपया, 10 साल तक तेरे को कमाने की जरूरत नहीं है, न तो कहीं नौकरी करेगा न कहीं पर कोई बिजनेस करेगा, तो डेफिनेटली मुझे एक फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा। बिना पैसा कमाए मेरे घर का खर्च चल जाएगा। मेरी जरूरत अगर 20,000 रुपया है तो शायद मेरे पापा मुझे 24 लाख रुपये से सपोर्ट करेंगे तो मुझे फ्रीडम मिलेगा। मेरी घर के खर्चे अगर 1 लाख रुपये है तो शायद मुझे पापा 1,20,00,000 रुपये से सपोर्ट करेंगे तो मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा। और अगर मेरी घर की खर्चे 27,908 रुपये है तो पापा मुझे सपोर्ट करेंगे 33,49,000 से, तो मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा। शायद आप अब अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं। मैंने आपसे क्या कहा था, हमारी सैलरी, उस सैलरी पे मैं स्टैग्नेंट रहूंगा, दैट इज 20,000 रुपीज। मान लेते हैं 2020 में हमारी सैलरी 20,000 थी, तो 10 साल में ये बढ़ जाएगी कितनी, 5 या 10%, जिससे भी आपको कैलकुलेट करना है कीजिए, शायद 35,000। तो इसका ऑन एन एवरेज अगर सैलरी निकालें 20,000 और 35,800 का, तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे तो शायद ये 27,908 रुपये होगा। तो 27,908 रुपये के अनुसार अगर हम 10 साल के लिए पापा हमें सपोर्ट करते हैं, वो कितने से सपोर्ट करेंगे, 33.5 लाख के आसपास। तो हमें मिलेगा फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी हमारे घर का सारा खर्च चल जाएगा। जब पापा इतना सपोर्ट करेंगे ही तो हम पापा से रिक्वेस्ट कर लेंगे कि पापा इस अमाउंट को आप डबल कर दो। पापा शायद 72 लाख रुपीज भी तो दे सकते हैं, लेकिन पापा एक क्वेश्चन मार्क कर देंगे, जब आपकी जरूरत 33.5 लाख है तो आप 72 लाख क्यों डिमांड कर रहे हैं। शायद हम उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, थोड़ी बहुत हमने भी पढ़ाई की है, तो इस 72 लाख रुपए का 33.5 लाख रुपया हम बैंक में रख देंगे अपने घर के खर्चों को चलाने के लिए, जो 10 साल तक हमारा चलाएगा। और 10 साल के अंतिम महीने में शायद यह जीरो अमाउंट बचेगा। लेकिन जो बचे हुए रेस्ट अमाउंट होंगे उसको हम इन्वेस्ट कर देंगे मोर देन 15% पे या 15% पर। वैसे जगह हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। इसीलिए तो मैंने कहा था 3 पॉइंट है जहां पर ध्यान देने की जरूरत है, टाइम, नॉलेज और हेल्थ। तो हमें यह ध्यान रखना है कि ये 15% या 15% से ज्यादा एनुअल रिटर्न हमें किस जगह से मिलेगा, डिसाइड आपको करना है। तो हमें 4 गुना पैसा मिलेगा 10 साल के बाद, यानी आज का 39 लाख रुपया कन्वर्ट हो जाएगा 1,60,00,000 के आसपास। 10 साल तक हमारा घर का खर्चा भी चला और हमारे पैसे बढ़ के हो गए 1,60,00,000 के आसपास। गौर फरमाने वाली बात है, 2030 में अब हमारी नीड कितनी हो जाएगी आज के अनुसार। आज अगर 20 है तो 2030 में यह जरूरत हो जाएगी 35,800 के आसपास। तो 10 साल के बाद फिर कितनी हमारी जरूरत होगी, 64,000 के आसपास। दोनों का एवरेज निकालेंगे लगभग 50,000। इस बीच में हमारी लग्जरी और फैमिली भी तो बढ़ेगी। वह अगर 30% कैलकुलेट करें तो उसे भी अगर जोड़ देते हैं एवरेज में तो हमारा आता है टोटल 67,000 के आसपास पर मंथ। और 67,000 पर मंथ के अनुसार हम बैंक में अब कितना रखेंगे, 80 लाख रुपीज। क्या अब पापा हमें सपोर्ट करेंगे, हर बार तो नहीं कर सकते हैं ना, बहुत बड़ा अमाउंट होता है, कहाँ से आएगा। तो अभी तुरंत हमने इसे पाया था इन्वेस्टमेंट के थ्रू 1,60,00,000। तो वहां से हम 80 लाख रुपीज विड्रॉ कर लेंगे बैंक में अपने 10 साल के लिए घर के खर्चों को चलाने के लिए। बाकी बचे पैसे को फिर इन्वेस्ट कर देंगे जो लगभग 78,68,000 के आसपास होगा। और यह 10 साल में 15% या मोर देन 15% से 4 गुना रिटर्न हमें देगा
जो लगभग 3 करोड़ 18 लाख यानी 3 करोड़ 20 लाख के आसपास में हो सकता है, कम अमाउंट नहीं होता है। और इसी टाइप से नेक्स्ट 10 ईयर के बाद हमारा टोटल अमाउंट हो जाएगा 7 करोड़ रुपया। हमारे घर के खर्चे भी चल रहे होंगे और 2040 और 50 के बीच में हमारी ऑन एन एवरेज मंथली जो बजट होगी वह लगभग 1,20,000, कम बड़ा अमाउंट नहीं होता है। जिंदगी बहुत ऐश मौज से हम जी सकते हैं। यहाँ पर समझने वाली बात है 15% 20% पे हम 4 गुना रिटर्न कमाते हैं हर 10 साल में। तो आप समझ सकते हैं कि हमसे कहाँ पर भूल हो रही है, हमें अपनी लाइफ को कैसे लेके चलना चाहिए। लेकिन बात आ जाती है, क्या हमारे पापा जी के पास या हमारे फादर के पास उतने अमाउंट है स्टार्टिंग के 33.5 लाख रुपए हमें सपोर्ट करने के लिए? शायद नहीं। कल के दिन में हमारे बच्चे भी तो हमें बोलेंगे पापा पढ़ाने से क्या होगा, हमें कुछ आपने फाइनेंशियली सपोर्ट किया है क्या? तो इस टाइप से तो हर एक पीढ़ी दर पीढ़ी यह चैन चलते रहेगा। कहीं तो इस चैन को ब्रेक करना पड़ेगा। कौन करेगा? हमें ही तो करना पड़ेगा। चलो उसकी भी प्लान कर लेते हैं कि हमें पापा नहीं दें, हम अपनी पीढ़ी के लिए यह चीज करते हैं। तो हमारी सैलरी तो 20,000 है, तो 20,000 के अनुसार साल का यानी 12 महीने का टोटल इनकम कितना हो जाएगा? 2,40,000। और यह हर एक साल बढ़ते रहेगा 5 to 10% के अनुसार। तो अगले साल 264 होगा और करते करते 10 साल में आज का 2,40,000 एनुअल हमारा हो जाएगा 5,65,000। 2,40,000 का 80% अगर मैं एक्सपेंस भी करता हूँ तो 1,92,000 के आसपास होता है। 20% हमारी सेविंग होगी यानी 48,000 रुपीज। तो यह भी जो हमारी एक्सपेंस है 1,92,000, यह 8% के इन्फ्लेशन रेट से भी तो बढ़ेगा। तो अगले साल 2,11,000 हो जाएगा और नेक्स्ट 10 ईयर में यह बढ़ के 4,52,000 के आसपास हो जाएगा। और इस टाइप से हमारी सेविंग भी कुछ न कुछ निकलेगी 4,000 रुपये पर मंथ के अनुसार, और थोड़ी बहुत बढ़ती भी रहेगी। तो 10 साल में हमारी टोटल सेविंग अगर हम कैलकुलेट करें तो सारी सेविंग को अगर हम जोड़ते हैं तो शायद हम 10 साल में सेव कर सकते हैं 7,64,000 रुपया। लेकिन इसी 7,64,000 का जिस समय हमारे पास फर्स्ट ईयर में 48,000 की सेविंग हुई थी, उसको अगर 15 या 20% रिटर्न पर हम अगर 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर देते तो हमारा 48,000 रुपीज कन्वर्ट हो जाता 2,97,000 में। झटका लगा ना? 10 साल में कितना बड़ा अमाउंट हो गया 48,000। और इसी टाइप से 52,800 रुपये कन्वर्ट हो जाएगा 2,72,000 में। और इसी टाइप से लास्ट वाला जो ईयर है उसके लिए सिर्फ एक साल मिलता है तो 1,13,000 शायद कन्वर्ट होगा 1,35,000 में, क्योंकि उसके लिए टाइम पीरियड कम है। तो रिटर्न जो कुछ भी हमें मिलता है और एक सारे रिटर्न को अगर हम ऐड करते हैं तो यह लगभग हो जाता है 20,72,000। सेविंग कितना किया था हमने? 764। मिला कितना हमें 10 साल में? 20,72,000। सिर्फ 4,000 रुपये पर मंथ के सेविंग से क्या हम 4,000 रुपये पर मंथ भी सेविंग नहीं कर सकते हैं? 2,000 भी सेविंग नहीं कर सकते हैं क्या? 1,000 भी सेविंग नहीं कर सकते हैं? अगर हम 50,000 रुपये कमा रहे हैं तो सोच लो, शायद 10,000 रुपये सेविंग कर सकते हैं। अगर मैं 2,00,000 रुपये पर मंथ कमा रहा हूँ तो शायद मैं 40,000 रुपये पर मंथ सेविंग कर सकता हूँ। तो कितना बड़ा अमाउंट मिलेगा 10 साल में? 10 साल में अगर 20 लाख रुपया हमें 21 लाख रुपया अगर रिटर्न हमें मिल रहा है, 20 साल में कितना मिलेगा? जब हमें यह पता चल जाए कि हमारी सेविंग हमें इतना बड़ा अमाउंट देती है तो हम क्या करेंगे, थोड़े खर्चे को और कम कर देंगे। 80 की जगह 70% खर्च करेंगे, 30% सेविंग करेंगे, 15 की जगह 20% का हम वहाँ पे रिटर्न लेना चाहेंगे। तो आज अगर 10 साल में मैं 20 लाख रुपया कमा पा रहा हूँ तो 20 साल में शायद ये 2,73,00,000 रुपया, शायद 10 से 20 साल में आप करोड़पति बन सकते हो। झटका लगा ना? कैलकुलेशन है, मैथ है, बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है, इसे हमने पढ़ा हुआ है अपने 8th से 10th क्लास के बीच में। इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि हमारे पास जो भी नॉलेज है उसका सही इस्तेमाल अगर हम करें तो भी हम
बहुत अच्छे सिचुएशन में पहुंच सकते हैं। तो इस प्रकार हम पाते हैं कि 20,000 जो हमारी आज की सैलरी है, जिसमें 16,000 एक्सपेंस होता है, 4,000 रुपये पर मंथ हमारी सेविंग होती है। अगर 10 साल के लिए यह चीज़ देखते हैं तो 20,000 कन्वर्ट होता है लगभग 35 या 47,000 रुपये के आसपास, अगर 10% हम कैलकुलेट करें, और एक्सपेंस कन्वर्ट होता है 37,000 रुपये पर मंथ, तो हमारी सेविंग आ जाती है 4,000 से 9,000 रुपये। लेकिन हमारी टोटल रिटर्न हमें मिलती है इन्वेस्टमेंट के बाद 20 लाख 21 लाख रुपये। 20 साल के बाद मिलती है यही रिटर्न 2 करोड़ 73 लाख के आसपास। गौर फरमाने वाली बात है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं, और हम स्टॉक मार्केट में जानते हैं कि शेयर जो आज 100 रुपये का है, शायद 2-3 साल 5 साल में 1,000 रुपये का भी उसका शेयर हो जाता है। 1000 टाइम्स रिटर्न देता है। शायद मेरे पास उतना नॉलेज नहीं है, मैं उतना नहीं कमा सकूं। 500% का तो रिटर्न हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, उतना भी नहीं, उसका 1/5 भी अगर लेते हैं 100% का रिटर्न, उतना भी नहीं, उसका भी आधा आप कर दें 50% का रिटर्न। नॉर्मली तो शेयर मार्केट 15% का रिटर्न देता ही देता है ऑन एन एवरेज। तो क्या हम थोड़ा सा टाइम, नॉलेज और हेल्थ के ऊपर काम करेंगे तो क्या 50% का रिटर्न नहीं ले सकते हैं? अगर हम 50% का रिटर्न कैलकुलेट करें, 70% हम अपने एक्सपेंस को करें, तो शायद आज का हमारा 240 कन्वर्ट होता है 10 साल में इनकम 565, 168 हमारा एक्सपेंस कन्वर्ट होता है 335 में, तो हमारी सेविंग भी 72 कन्वर्ट होती है 1 लाख के आसपास। टोटल सेविंग अगर देखते हैं 60 लाख होती है, लेकिन 10 साल में हम टोटल रिटर्न अगर देखते हैं तो वह आता है 1 करोड़ 62 लाख। क्या बात है, 10 साल में 1 करोड़ 62 लाख, बहुत बड़ा झटका है, बहुत बड़ा झटका है। बहुत ही ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या बोलना चाहता हूं। हम हर दिन, हर पल बस इसी सोच में पड़े रहते हैं कि हम अपनी जिंदगी को कैसे, एक छोटा सा मैंने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया। अगर 10 साल में हम 1 करोड़ 62 लाख के मालिक बन सकते हैं 50% रिटर्न पर, तो 20 साल में कितने के मालिक बनेंगे आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। वह लगभग 99 करोड़ रुपीस। कौन सा सपना पूरा नहीं होगा, कौन सा सपना पूरा नहीं होगा। क्रांति लाना चाहते हो अपनी जिंदगी में, अभी से स्टार्ट कर दो सोचना। बस इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ मैं आप लोगों को थोड़ा सा कंक्लूजन अपनी तरफ से शेयर करना चाहता हूँ कि अगर हम 2,000, 3,000, 4,000 रुपये पर मंथ अगर हम सेव करते हैं तो वी कैन टेक अवे आवर लाइफ अपवर्ड वेरी वेल, यू कैन बेटर जज नाउ। लेकिन अगर हम डेवलप करते हैं अपने सेविंग को 2 से 4 गुना, जहाँ पे हम 2,000 रुपये सेविंग करते थे वहाँ 3,000 करना स्टार्ट कर देंगे, 4,000 सेविंग कर रहे थे 5,000 सेविंग करना स्टार्ट कर देंगे, 1,000 रुपये पर मंथ सेविंग बढ़ाना है। क्या हम उस लायक भी नहीं है कि मंथली 1,000 रुपये कमाने के लिए कुछ काम कर सके एक्सटर्नली और उसको सेविंग में हम डालें, तो हम अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हैं। Then what should we do? You think I'm not going to bother you anymore. आप खुद में सोचो कि आपको अब क्या करना है। हाँ, मेरे तरफ से एक सजेशन रहेगा कि वी शुड कीप द बैलेंस कॉलम फॉलोड बाय इनकम। हम नॉर्मली इनकम के बाद एक्सपेंस को रखा करते हैं, और जो बचत हमारी होती है, ठीक है, एक्सपेंस करने के बाद जो बचत हुआ, नहीं, हमें पहले सेविंग को पहले लाना पड़ेगा, एक्सपेंस को लास्ट वाले कॉलम में रखना पड़ेगा कि मेरी अगर इनकम 20,000 हो रही है तो हमें पहले डिसीजन ये लेना पड़ेगा पर मंथ हमें बचाना कितना है, 2,000, 4,000, 6,000, जो भी बचाना है पहले उस पैसे को निकाल के उस जगह पे हम डालना पसंद करेंगे जहां पे हमें रिटर्न 15 या 20% एनुअली मिल रहा हो।
बाकी बचे पैसे को हम अपनी वाइफ को दे देंगे या अपने माता पिता को दे देंगे कि घर जैसे चलाना है आप चला लें, भले मेरे पॉकेट के लिए 1 रुपया आप मत देना, मैं आपसे नहीं मांगूंगा, लेकिन इस एक्सपेंस वाले 14,000 रुपये से 1 रुपया आप हमसे ज्यादा मांगोगे तो शायद मैं आपको नहीं सपोर्ट कर पाऊंगा। अगर आपने बचा लिया आप अपने पास रख लेना। एक कमिटमेंट करना पड़ेगा हमें खुद से। सेकेंड पॉइंट जो मेरा सजेशन होगा कि वी शुड डेवलप आवर सेविंग बाय डूइंग सम एक्स्ट्रा वर्क। कुछ छोटा मोटा काम करके अपने सेविंग को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। 4,000 सेव करते थे, 6,000 सेव करना स्टार्ट करेंगे विदाउट डिस्टर्बिंग आवर प्रेजेंट वर्क। हमारे अभी के प्रेजेंट वर्क को डिस्टर्ब नहीं करना है। मैं कहीं किसी को प्रमोट नहीं करना चाहता हूं कि आप अपनी नौकरी को छोड़ के आ जाओ मेरे पास और मैं आपको दूसरी नौकरी दिलवा, नहीं। वही नौकरी या वही बिजनेस तो आपको मेन अर्निंग्स देता है ना, वह तो हमारे लिए पहला भगवान है जो हमें कम से कम 1-2 हजार रुपए का तो सेविंग दे रहा है। के साथ साथ कुछ ऐसा एक्स्ट्रा वर्क करना है पार्ट टाइम जैसा, जो 1-2 हजार और पर मंथ आ जाए। 2,000 हम सेविंग कर रहे हैं तो 2,000 और आ गया, 4,000 रुपए की सेविंग हो गई, 4,000 का इन्वेस्टमेंट होगा। सोचना आपको है कि अपनी लाइफ को कैसे लेके चलना है। दिस वी कैन से द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम, या आप इसे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, आर्थिक स्वतंत्रता बोल सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा हाउ वी कैन डेवलप आवर मंथली इनकम। हम अपने मंथली इनकम को कैसे डेवलप कर सकते हैं, और यह सरप्राइजेज है, मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तब तक के लिए बाय बाय। थैंकिंग यू माय डियर फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।